अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये काशिफ अली साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो सक्कर से है, लेकिन अभी मौजूदा दिनों में या आजकल ये कराची में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि कराची में शिफ्ट हुए हुए इनको तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं और जब ये नए नए कराची में आए थे तो जैसे सब स्ट्रगल किया करते हैं वैसे ही इन्होंने भी स्ट्रगल किया था, बहुत जद्दोजहद की थी, तब जाके ये सेट हुए थे। खैर, इनका जो किस्सा है वो इस तरह से है कि जब ये कराची में आए थे तो इनका जो बजट था वो बहुत लो था। जाहिर सी बात है, कोई जॉब वगैरह नहीं थी। तो शुरू में इन्होंने यही डिसाइड किया था कि जब मैं कराची जाऊंगा, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, तो कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी कमरा मुझे मिल जाए, चाहे वो आउटस्कर्ट्स में हो, चाहे वो हाईवे पे हो, गर्ल्स के किसी भी इलाके में हो, वो कमरा या वो रिहाइश में हासिल कर लूँगा। और जब मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे या अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी रिहाइश अच्छी जगह पर मुंतकिल कर लूँगा, जो नॉर्मली सब सोचा करते हैं। खैर, शुरू में इनको एक कमरा मिला। उस कमरे का जो किराया था वो 5,000 रुपये था। ये बताते हैं कि उस वक्त के हिसाब से ये जो किराया था बहुत माकूल था और जाहिर सी बात है मुझे जॉब तलाश करनी थी और मेरा प्लान भी यही था कि जैसे ही अच्छी जॉब लगेगी किसी अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बुला लूँगा। ये बताते हैं कि बेसिकली ये एक अपार्टमेंट था जो कि ग्राउंड +4 पे मुश्तमिल था और जहाँ पे ये रहा करते थे वो 2nd फ्लोर था। शुरू में जब ये वहाँ पे गए तो जाहिर सी बात है किसी से ताल्लुकात नहीं थे, मालूमात नहीं थी, नए नए थे, तो लिहाजा इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात शुरू हुई। जैसे कि ये बताते हैं कि जहाँ पे मैं रहता था, यानी जिस कमरे में मैं रहता था, इस कमरे के सामने एक और अपार्टमेंट या फ्लैट मौजूद था और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था कि उस अपार्टमेंट पे या उस फ्लैट में एक ताला लगा हुआ था। खैर, 2-3 दिन मुझे गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं लोगों से सलाम दुआ बढ़ाने लगा, लोगों से मेरे ताल्लुकात बहाल होने लगे। ये बताते हैं कि जो मेरा अपार्टमेंट था उसकी जो खिड़की थी वो नीचे से नज़र आया करती थी और ना सिर्फ मेरे अपार्टमेंट की खिड़की नज़र आती थी बल्कि मेरे बराबर में जो फ्लैट था या जो अपार्टमेंट था जिसमें आमतौर पे ताला लगा हुआ होता था उसकी भी खिड़की नज़र आती थी। इसी तरह एक दिन मैं सामान लेके नीचे से गुजर रहा था तो एकदम मेरी नज़र खिड़की पे पड़ी और जब मेरी नज़र खिड़की पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो जो मेरे सामने वाला या मेरे बराबर वाला अपार्टमेंट है जहाँ पे ताला लगा होता है, उसकी खिड़की में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लड़की खड़ी हुई है और वो मेरी तरफ देख रही है। अब जब वो मेरी तरफ देख रही थी तो उसको देख के मैं हैरान था, क्योंकि मैं इसको नहीं जानता था, ना मैं इसके बारे में जानता था, ना मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि ये जो अपार्टमेंट है या ये जो फ्लैट है यहाँ पे ताला लगा हुआ है। खैर, कुछ देर तक वो मुझे देखती रही, उसके बाद वो आगे पीछे देखने लगी और मैं भी सामान लेके आगे बढ़ गया। अब हर दूसरे दिन ऐसा होने लगा कि अक्सर जब मैं नीचे से आ रहा होता, ख़ास तौर पे रात के टाइम में, तो मैं खिड़की पे नज़र डालता और जब मैं खिड़की पे नज़र डालता तो मुझे नज़र आता कि एक लड़की है जो अपने बाल खोल के खिड़की में खड़ी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के 3 या 3:30 बजे का टाइम था और मैं नीचे ही खड़ा हुआ था। अब एक तरह से मुझे आदत हो गई थी, मेरा दिल चाहता था कि वो लड़की या वो दोशीज़ा जो खिड़की में आगे खड़ी होती है वो मुझे रोज़ाना नज़र आए, मैं उसको देखूं, वो मुझे देखे, क्योंकि शायद उसके मुझे देखने से मुझे सुकून महसूस होता था। और जहाँ तक ताले की बात थी तो मेरा ये ख्याल था, मेरा ये अंदाज़ा था कि इसकी फैमिली में जो भी लोग रहा करते हैं वो सुबह ताला लगा के चले आते हैं, जैसे आमतौर पे हुआ करता है कि फ़ादर या भाई वगैरह ताला लगा देते हैं बाहर से और जब रात में आते हैं तभी ताला खुलता है। खैर, दोपहर के टाइम उस दिन मैंने पहली दफ़ा देखा कि उस खिड़की से उस लड़की के बजाय एक बच्चा बाहर झाँक रहा था और देखते ही देखते वो जो लड़का था या वो जो बच्चा था वो मुझे देखने लगा और मुझे देख के मुस्कुराने लगा। ये मैंने पहली दफ़ा आज उस बच्चे को देखा था। आमतौर पे इस खिड़की में वो लड़की खड़ी हुआ करती थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही होती थी। खैर, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हाँ, दूसरे तीसरे दिन मुझे वो लड़की नज़र आती, कभी वो बच्चा नज़र आता। इन दोनों के जो चेहरे थे मुझे मुकम्मल तौर पे याद हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे जो ख्यालात थे या जो मेरी उम्मीदें थी वो बढ़ती चली आ रही थी। अब मैं इस चक्कर में था कि किसी दिन मौका लगे या मौका मिले तो मैं एक पेपर पे लिख के अपना नंबर उसको दे दूं या उसका नंबर हासिल कर लूं। लेकिन हर दफ़ा जब भी मैं सामने अपार्टमेंट में देखता तो ताला लगा होता।
एक दिन जब वो लड़की खड़ी हुई थी, मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो मैंने उसको इशारा किया जैसे कि मैं उसको अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ या उसका मोबाइल नंबर मांगना चाहता हूँ। मेरे इशारे के जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, दोबारा मुस्कुराने लगी और इसी दौरानिए में उसके साथ जो बच्चा होता था, जो अक्सर नज़र आता था, वो भी उसके पीछे आके खड़ा हो गया। और ना सिर्फ उसके पीछे आके खड़ा हो गया बल्कि मुझे देख के मुस्कुराने लगा। खैर, उसके इस रिस्पॉन्स पे मैं बड़ा हैरान था क्योंकि काफ़ी दिनों से वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब नंबर लेने देने की बात आई तो वो इग्नोर कर रही थी। अब मैंने सोचा कि मैं इसको ना देखूंगा, ना इसकी तरफ देख के मुस्कुराऊंगा, ये पता नहीं क्या चाहती है। और ऐसे ही हुआ, 4-5 दिन तक मैंने उसको इग्नोर किया और उसके बाद से वो जो लड़की थी या वो जो बच्चा था, वो मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन तक नज़र नहीं आए। और जब वो 10 से 15 दिन तक मुझे नज़र नहीं आए तो इस दौरानिए में मेरे चौकीदार से, सब लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे। और मैंने चौकीदार से घुमा फिरा के पूछा कि मेरे सामने जो अपार्टमेंट है या मेरे सामने जो फ्लैट है, वहाँ पे जो फैमिली रहती है वो कौन लोग हैं। तो मेरी ये बात सुन के वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि आपके सामने जो फ्लैट है या जो अपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई नहीं रहा करता, आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैंने उसको कहा कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने अक्सर खिड़की पे एक लड़की को, एक बच्चे को खड़े हुए देखा है। ये सुन के वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि क्या आप उनको पहचानते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं दोनों की शक्लों को पहचानता हूँ क्योंकि मैं उनको मुतादिद बार देख चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था उसने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगा और तस्वीर दिखाते दिखाते उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इस लड़की या इस बच्चे की बात तो नहीं कर रहे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो ये वही लड़की, वही बच्चा था जो अक्सर मुझे खिड़की पे खड़े हुए नज़र आते थे और ये लड़की मुझे देख के मुस्कुराया करती थी। मैंने कहा हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, यही मुझे नज़र आते हैं। ये सुन के वो जो चौकीदार था वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा, भाई साहब, आपको शायद गलत फहमी हो गई है। ये लड़की और ये जो बच्चा है, ये अब से 4-5 साल पहले यहाँ रहा करते थे। इनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, इनके फादर भी थे, इनका एक भाई दुबई में था, लेकिन देखते ही देखते शायद इनकी फैमिली को नज़र लग गई और वो कुछ हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि एक दिन इनके घर में डाका पड़ा, डाकू इनके घर में घुस गए और जब डाकू इनके घर में घुसे तो ये जो लड़की थी या ये जो बच्चा था, ये लोग मुज़ाहमत करने लगे। और जब उन्होंने मुसलसल मुज़ाहमत की तो वो जो डाकू थे, उन डाकुओं ने इस लड़की को और इसके भाई को उसी वक्त फायर करके मार दिया। उन दोनों की उसी वक्त डेथ हो गई और उसकी जो मदर थी वो तकरीबन पागल हो गई। उसका भाई कुछ अरसे बाद दुबई से वापस आया और वो अपने साथ इनकी मदर को लेके चला गया। जब से ये जो अपार्टमेंट है या ये जो फ्लैट है वो खाली है और आप पहले आदमी नहीं हो जिस तरह की बात कर रहा है। आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस लड़की को, इस लड़के को यहाँ पे खड़े हुए देखा है। ये बताते कि सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मैं शदीद खौफ का शिकार था क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था ये नाकाबिल यकीन था, लेकिन हकीकत पे मबनी था। ये बताते हैं कि जितने दिन तक मैं उस फ्लैट में या उस अपार्टमेंट में रहा, मुझे रोज़ाना ऐसा महसूस होता कि जैसे वो लड़की, वो बच्चा मेरे कमरे में मौजूद हैं और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक अच्छी जॉब लग गई और जैसे ही मेरी जॉब लगी, मैंने ये जो जगह थी या ये जो घर था या ये जो अपार्टमेंट था, इसको स्विच कर लिया। और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, ना वो लड़की मुझे कभी नज़र आई, ना वो लड़का नज़र आया। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उस इलाके से गुजरूँ भी तो इस फ्लैट के सामने से या इस प्रोजेक्ट के सामने से ना गुजरूँ। आज भी जब मैं इस वाक़े को या इन तमाम बातों को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की, एक ऐसे बच्चे को देख रहा था जिनका मर्डर हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये अली नवाज साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये भी गुलिस्तान जौहर में रहा करते हैं और ये गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 8 या 7 में रहते हैं। आम तौर पे जो लोग 8 या 7 में रहते हैं उनको पता होगा कि वो कितना सुनसान और वीरान इलाका है और अभी 2023 में भी वहाँ पे मुकम्मल तौर पे आबादकारी नहीं हो सकी है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि आने वाले 1-2 सालों में वो भी मुकम्मल तौर पे फिल हो जाएगा। ये बताते हैं कि 2017 और 18 में जब हम यहाँ पे इस अपार्टमेंट में आए थे तो हमारे अलावा लिमिटेड फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद थी और हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ना ग्राउंड वगैरह मौजूद थे कि जहाँ पे हम खेल सकें। तो हम जितने भी अपार्टमेंट के लड़के थे वो सब क्या किया करते थे कि सब जमा होते थे और हमारे अपार्टमेंट की बैक साइड पे जो हिस्सा है वहाँ जाके क्रिकेट खेला करते थे। अब ये जो जगह थी बड़ी कंजस्टेड जगह थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए काफ़ी थी
और इस जगह के बिल्कुल बैक साइड पे एक स्कूल था जो उस वक्त ज़ेर तामीर था। ये बताते हैं कि रमज़ान के दिन चल रहे थे और आमतौर पे लड़के 10 या 11 बजे जमा होते थे रात में, और हम लोग कोशिश करते थे कि सहरी तक खेलते रहें। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी, हम सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे कि क्रिकेट खेलते खेलते हमारे दरमियान जो एक लड़का था उसने एक शॉट मारा, और उसने जो शॉट मारा तो उसके नतीजे में वो जो बॉल थी वो उस स्कूल में चली गई जो ज़ेर तामीर था। अब ये जो स्कूल था ये काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर था, इवन कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो उस वक्त रुकी हुई थी। अब ये क्या वजूहत थी ये हमें नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में वो स्कूल बन चुका है, वहाँ पे तालीमी सिलसिला जारी है। खैर, जब बॉल उस स्कूल में गई तो हम सारे के सारे जो लड़के थे वो गुस्सा करने लगे, क्योंकि हम कोशिश करते थे कि इतने लंबे या इतने बड़े शॉट्स ना मारें कि बॉल गुम हो जाए। खैर, इस सिचुएशन में हम सारे के सारे लड़के एक तरफ थे और जिसने शॉट मारा था वो अलग था। हम सब उसको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुम जाओ, इस स्कूल के अंदर जाओ, वहाँ से बॉल लेके आओ, क्योंकि तुमने शॉट मारा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बॉल लेके आओ, और अगर तुम बॉल स्कूल के अंदर से लेके नहीं आओगे तो कल नई बॉल ख़रीद के लेके आना। अब आपको पता है कि जो टीन एज होती है उसमें हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होती नहीं है, तो वो जो लड़का था वो कहने लगा ठीक है, मेरे साथ एक लड़के को भेज दो, मैं और वो चले आते हैं, इस स्कूल के अंदर कूदते हैं और जाके बॉल को ले आते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कल तुम्हें नई बॉल ला के दूँ, लिहाजा अब तुम लोग डिसाइड करो कि मेरे साथ किसको भेजोगे। अब उसकी ये बात सुन के जितने भी लड़के थे सारे के सारे मना करने लगे। सब कहने लगे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, शॉट तुमने मारा है तो तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ से बॉल लेके आओ। और हमारे बहुत जिद करने के बाद वो जो लड़का था बिला आखिर राज़ी हो गया और कहने लगा कि मुझे दीवार पे चढ़ा दो, दीवार से कूद के मैं अंदर चला जाऊँगा और फिर बॉल लेके आ जाऊँगा। ये बताते हैं कि हमने सबने मिल के उसको दीवार के ऊपर चढ़ाया और दीवार से फिर वो स्कूल के अंदर की तरफ कूद गया। ये बताते हैं कि जब वो अंदर की तरफ कूदा तो हमें बाकायदा आवाज़ आई कि जैसे वो अंदर कूदा है, और हम वेट करने लगे कि वो बॉल लेके कितना जल्दी आता है। इसी इंतज़ार में 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, और इसी तरह तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। वो जो लड़का था बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था वैसे वैसे हम सब परेशान होते चले आ रहे थे, हमारी फिक्र बढ़ती चली आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग उसको फोर्स कर रहे थे कि अंदर जाओ, वो बेचारा जाना नहीं चाहता था। बहरहाल जब वो 25-30 मिनट तक वापस नहीं आया तो अब हम सब के सब लड़के परेशान होना शुरू हो गए, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपने पेरेंट्स को या कम से कम जो हमारा चौकीदार है उसको जाके इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो लड़का अंदर गया है वो अब तक वापस नहीं आया। लिहाजा हम लोगों ने सबसे पहले चौकीदार को इन्फॉर्म किया और उससे हेल्प मांगी। हमारी ये बात सुन के चौकीदार गुस्सा करने लगा, कहने लगा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, ये जो स्कूल है काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर है और इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, और इस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। अब चौकीदार की ये बात सुन के हम सारे के सारे लड़के खौफ में मुब्तला हो चुके थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर, चौकीदार की मिन्नत समाजत की तो हमारे साथ अंदर जाने पर राज़ी हुआ। उसने कहा कि ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। चौकीदार की हिम्मत दिलाने से हम सब राज़ी हो गए और एक एक करके हम जितने भी लोग थे सारे के सारे स्कूल के अंदर कूदना शुरू हो गए। ये बताते हैं कि स्कूल के अंदर हम कूदे और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उस लड़के को या अपने दोस्त को तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल वहीं पे होगी और वहीं पे वो लड़का होगा, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना वो लड़का मौजूद था ना बॉल मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने नीचे का जो भी फ्लोर था पूरा का पूरा तलाश कर लिया, लेकिन हमें कहीं भी ना हमारा दोस्त मिला ना बॉल नजर आई। खैर, इसके बाद हमने स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जाना शुरू किया, और जब हम स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जा रहे थे तो हमने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर ही जो हमारा दोस्त है जो बॉल लेने के लिए गया था बेहोश पड़ा हुआ है। और जैसे ही हम उसको लेने के लिए उसके पास पहुँचे तो ये देख के हम हैरान रह गए कि वो जो लड़का था उसके मुंह से ऐसा लग रहा है जैसे कि खून निकल रहा है। अब ये खून देख के चौकीदार भी डर गया, हम भी डर गए, हम सब परेशान हो चुके थे, क्योंकि अल्लाह ना करे हमें लग रहा था कि इसको कुछ हो गया है। खैर, कुछ देर उस पर पानी वगैरह डाला, उसको हिलाया तो वो होश में आया, और जब वो होश में आया तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उससे पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम अंदर आके फंस गए या बाहर नहीं आ सके। अभी हम उससे ये पूछ ही रहे थे कि इसी दौरानी में वो जो दोस्त था उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करना शुरू किया, और जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करना शुरू किया तो हम सब ने उस तरफ देखा। हमने देखा कि एक औरत है जिसने वाइट कलर की फटी पुरानी चादर ओढ़ी हुई है, उसके बाल जो है वो बिखरे बिखरे बाल हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो शक्ल है बहुत ही कोई खौफनाक या भयानक शक्ल है।
उसने अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाया हुआ है और वो हमें कह रही है कि आओ आके बॉल ले लो। ये देख के वो जो चौकीदार था उसने मुसलसल ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो औरत थी जिसने अपने पाँव के नीचे बॉल दबाई हुई थी, ऐसा लगा जैसे वो हवा में तहलील हो गई है। ये जो कुछ हुआ था हम सबके सामने हुआ था, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था, और ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था। खैर, चौकीदार ने हम सबको कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो और जो भी तुम लोगों को आयत वगैरह आती हैं पढ़ना शुरू करो। ये बताते हैं कि एक एक करके हम सारे के सारे लड़के वो चौकीदार उस स्कूल से बाहर निकले और जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में आए। जब हम अपने अपार्टमेंट में आए तो सारे के सारे जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। वो परेशान थे कि हम लोग कहाँ चले गए। हमने जो कुछ हुआ था अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद जो वो लड़का था जो अंदर गया था उसको तकरीबन 8 से 10 दिन तक शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में जो हमारी अपार्टमेंट की मस्जिद थी उनके इमाम साहब से भी रब्ता किया गया। वो आते थे, हम सब पे दम किया करते थे। ख़ास तौर पे वो जो लड़का था जो बेहोश हो गया था, जो अंदर गया था, उस लड़के को इमाम साहब ने एक तावीज़ भी दिया था और उसको कहा था कि आपने ज़िंदगी भर कभी भी नहीं उतारना है, और अगर आप इस तावीज़ को उतारेंगे तो हो सकता है वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी वो वापस आपके सामने आए और आपको डराए। इस वाक़े के बाद से हम सब ने तौबा कर ली थी कि इस स्कूल की तरफ ख़ास तौर पे बैक साइड के एरिए में कभी भी नहीं जाना है, और अगर जाना भी है तो अकेले नहीं जाना है, पाक साफ होके जाना है, आयतल कुर्सी पढ़ के जाना है। और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे आते रहे, आबाद होते रहे, सबको पता था कि ये जो स्कूल है जो कि उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो अब तामीर हो चुका है, वो आसिफ ज़दा स्कूल है और वहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती है। गैज़, ये जिस स्कूल का जिक्र कर रहे हैं इस स्कूल के बारे में मेरे ख्याल में मुझे भी थोड़ी बहुत मालूमात हैं, और मुझे याद पड़ता है कि गए वक्तों में मेरे किसी दोस्त ने इस स्कूल के बारे में एक वाक़या मुझे शेयर किया था। अगर मेरी उस दोस्त से दोबारा मुलाकात होगी तो मैं कंप्लीट स्टोरी जानने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ वगैरह मैं आपको शेयर करता हूँ ये आपको पसंद आती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आती हैं, अपलोड्स पसंद आती हैं, तो आप अपने सर्किल में शेयर करें। लाइक का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो लाइक दबा दें। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्रिप्शन सुनते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।